बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बात करूंगी इंसाफ हाउस के खोले जाने की ख़बरों पर और कराची में होने वाली टारगेट किलिंग का जो स्विच ऑन कर दिया गया है और कल भी एक नौजवान अपनी कीमती जान गंवा बैठा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो मैंने देखी और इसमें अवाम और दोस्तों की बेहसी, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। इब्तिदा करते हैं तहरीक इंसाफ के इंसाफ हाउस के खुलने पर। नाजरीन, 9 मई के सियाह तरीन दिन के बाद भी इंसाफ हाउस बंद नहीं हुआ था, क्योंकि पीटीआई के अक्सर वकला वहां आज़ादाना जाया करते थे। हाँ, अलबत्ता सिंध पुलिस ने इंसाफ हाउस में बड़ी तादाद में लोगों को जमा होने से ये कहकर रोक दिया था कि दफ़ा 144 का नफाज है, तो आप लोग यहाँ ज़्यादा झमघटा ना लगाया करें। नाजरीन, 4 माह बाद लापता होने वाले इमरान रियाज की वापसी और कल शाम एसएचओ टीपू सुल्तान की सरबराही में बाज़ाब्ता इंसाफ हाउस में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया गया और कहा यह गया कि अदालत ने हुक्म दिया है कि इंसाफ हाउस की बंदिश गैर कानूनी है, तो अवामुन्नास और हम सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां निभाने वालों के जहनों में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं। आपको याद होगा, कल मैंने एक दुखिया माँ की फरियाद का जिक्र किया था अपने एक व्लॉग में कि हाई कोर्ट में एक माँ फरियाद कर रही थी कि मेरे शौहर को 10 साल से सिर्फ इसलिए लापता किया गया कि वो अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करता था। मेरा बच्चा बाप की जुदाई में तड़प तड़प कर इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गया। नाज़रीन, 25,000 महाजिर नौजवान 10-10 सालों से आज तक लापता हैं और इमरान रियाज साहब सिर्फ 4 माह में रिहाई पा चुके हैं। क्यों? क्या महाजिर लापता अफराद पाकिस्तानी नहीं हैं? वो किसी के जिगर के टुकड़े नहीं हैं? उनका खून पानी है और पाकिस्तान के बाकी लोगों का खून खून है। नाज़रीन, इंसाफ हाउस को सिर्फ वक्ती तौर पर बंद किया गया था, जबकि जिस वक्त एमक्यूएम के मरकज़ को झूठ की बुनियाद पर फोर्सेस ने घेरा तो न सिर्फ कारकुनान बल्कि राह चलते अफराद तक को ना बख्शा गया था। उनकी कमीज़ें उतार कर आँखों पे बांध दी गई थी, उनके हाथ पीछे की तरफ बांधकर इस तरह ट्रकों पर सवार कराया गया जैसे कि दुश्मन मुल्क के कैदी हों। लातों, घूसों, बंदूकों की बटों से उन पर जानवरों से बदतर सलूक करते हुए, तशद्दुद करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके ले गए और झूठे मुकदमात बनाकर आज तक सैकड़ों कारकुनान गंदे जेल के माहौल में ज़िंदा लाशों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिनको मेरी बातों पर यकीन ना आए वो गूगल पे 90 छापा, 90 गिरफ्तारी लिखकर यूट्यूब पर यही लिखकर आप तस्वीर वीडियोस देख सकते हैं कि किस दरंदगी का मुजाहरा करते हुए पढ़े लिखे नौजवानों को तो वहाँ 90 के और खुर्शीद मेमोरियल के दीगर शोबाजात में अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे थे। अवामी मसाइल के हल के लिए जो मुख्तलिफ़ शोबाजात वहाँ बनाए गए थे वो वहाँ ज़िम्मेदारियां निभा रहे थे। ना तो वो मुजरिम थे, ना ही वो कोई दहशतगर्द थे, वो पढ़े लिखे नौजवान थे। ये कैसा मुल्क है जहाँ एक ही शहर में 2 सियासी जमातों के साथ 2 मुख्तलिफ सलूक किए जा रहे हैं। जिस रेंजर्स फ़ौज पे पीटीआई के कारकुनान ने फायरिंग की, शाहराह फैसल की फुटेज सारी इंटरनेट पर मौजूद है। जलाओ, घेराव, कत्ल गारतगरी, मगर फ़ौज और रेंजर्स का वो रद्द अमल देखने में नहीं आया जो 90 खुर्शीद मेमोरियल में कंप्यूटर और दीगर शोबाजात के पढ़े लिखे काबिल तरीन नौजवानों के साथ रेंजर्स ने किया, जिसकी तफसीलात मैं ऊपर बयान कर चुकी हूँ। सोने पे सुहागा पीटीआई के इंसाफ हाउस को 90 की तरह मिसमार करने, खंडर बनाने की तो छोड़ें, मुस्तकिल बुनियादों पर सील भी नहीं किया गया, यानी मुस्तकिल बुनियादों पे उसे
बंद भी नहीं किया गया। पीटीआई का इंसाफ हाउस 90 से चंद किलोमीटर के फासले पर है। एक ही शहर में वाक़े इन दो सियासी जमातों के दफातर पर ये दोहरा मेयार क्यों? पीटीआई के दफातर क्यों मिस्मार नहीं किए? अगर रियासत को ख़ुद के ख़िलाफ़ बात करना एमक्यूएम का नागुज़ीर गुज़रता था तो पीटीआई ने तो फ़ौजी तनसीबात को तबाह बर्बाद किया, किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। कोर कमांडर हाउस का जिस तरह से घर जलाया गया, जिस तरह से लूटा गया, एक एक चीज़ की रिपोर्ट, एक एक चीज़ की फुटेज जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है। ना सिर्फ मुल्क में जलाओ घेराव किया गया बल्कि पीटीआई के रहनुमा और हमदर्द जो हैं उन्होंने मुसलसल मुल्क से बाहर बैठकर, जिनमें ख़ासकर नाम है आदिल राजा, हैदर मेहदी और दीगर ना जाने कौन कौन अफराद थे जो फ़ौज, रेंजर्स और आईएसआई के ख़िलाफ़ आवाम को उकसाते रहे। मगर आज बनी गाला इंसाफ हाउस पीटीआई के दफातर कायम है, उनको क्यों बिल्डोज़ नहीं किया गया, ये आवाम पूछ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इंसाफ हाउस खोल दिया गया, कौन सा अदालती हुक्मनामा? वही अदालती हुक्मनामा ना जो 13 मई को चंद मनचले नौजवानों ने अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में एक रैली निकाली थी, जिसके बाद सिंध पुलिस ने उन कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया। 5-5 हज़ार के मशलकों पर उसी अदालत ने रिहा कर दिया था ज़मानत देके, लेकिन बजाय रिहाई मिलने के सिंध पुलिस ने ना नज़र आने वाली क़ुव्वतों के इशारे पर पीसीओ के तहत उन नौजवानों को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। यानी एक अदालत जो है हुक्म दे रही है कि 5-5 हज़ार के मचलके जमा कराओ और इन नौजवानों को रिहा कर दो, लेकिन उनको पीसीओ के तहत दोबारा, जो कि 1960 का कानून है, जो कि अब कराची की जो कानूनी किताबें हैं उसमें वो लागू भी नहीं है, और बोसीदा तरीन किताब जो लाहौर में भी अब नापैद हो चुकी है, जो लाहौर में भी उसका कानून नहीं चलता, उसके ज़रिए उसको दिखा के नौजवानों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि उनको शहर बदर कर दिया गया और उनके वालिदैन दर दर की ठोकरें खाते रहे। लेकिन ये कौन सा कानून है, कौन सा निज़ाम है कि उसी अदालत ने जब इंसाफ हाउस की बंदिश को गैर कानूनी करार दिया तो एसएचओ टीपू सुल्तान ने ख़ुद जाके वहाँ पे सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया। ये दौरा मेयार क्यों? अवाम के इन सवालात का जवाब कौन देगा? इंसाफ हाउस तो खोल दिया, चंद किलोमीटर के फासले पर 90 है। सिंध के अवाम की बड़ी तादाद है जो मुतालबा कर रही है कि 90 को खोलो, हमारे लीडर पे से पाबंदी हटाओ। तो क्या वजह है कि 90 को नहीं खोला जा रहा? अल्ताफ़ हुसैन पर से पाबंदी नहीं हटाई जा रही, जबकि अल्ताफ़ हुसैन ने तो कई दफ़ा तमाम आर्मी चीफ से, डीजी रेंजर से, डीजी आईएसपीआर से रिटर्न में माफ़ी मांग ली, जबकि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा भी माफ़ी नहीं मांगी। ना ही तहरीक इंसाफ के उन लीडरान ने जिन्होंने आवाम को उकसाया था जलाओ घेराव पे, जिन्होंने कहा था कि कोर कमांडर हाउस को जला दो, जिन्होंने कहा था जीएचक्यू पे हमला करो, उन्होंने किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगी। उसके बावजूद इंसाफ हाउस खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त दी जा रही है, वॉशिंग मशीन में उनको ड्राई क्लीन किया जा रहा है। 90 को क्यों नहीं खोला जा रहा? अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी क्यों नहीं हटाई जा रही? क्या इदारे रियासत ज़मीन पर खुदा बनकर ख़ुद पर अल्लाह के अज़ाब नाजिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, जब जुल्म बढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला की ही मदद आती है और फिर इंसाफ अल्लाह ही करता है। और तारीख़ भरी पड़ी हुई है ऐसे वाक़यात से, ऐसे इबरतनाक वाक़यात से कि जिसमें ज़मीन पे बनने वाले खुदाओं ने जुल्म को, सितम को इतना ज़्यादा रवा किया कि फिर खुदा की गैरत को जलाल आया और अल्लाह ताला ने उनको निस्तो नाबूद कर दिया। नाज़रीन, ये तो थी बात इंसाफ हाउस पे के खुलने और 90 के खंडर बनने और उसके ना खुलने पर और अल्ताफ़ हुसैन पर से पाबंदी ना हटाने पर। अब बात करूंगी कराची में एक साजिश के तहत जो टारगेट किलिंग का स्विच ऑन किया गया है उस हवाले से। इन कराची जिसे उरूसुल बिलाद
कहा जाता था, यानी रोशनियों का शहर। जब सारा मुल्क सोता था तो कराची जागता था। न जाने किस बख्त की नज़र लग गई मेरे शहर को। इस शहर का हाल ये है कि बकौल शायर, ज़ीस्त हमसाए से मांगा हुआ ज़ेवर तो नहीं, ज़ीस्त हमसाए से मांगा हुआ ज़ेवर तो नहीं, एक धड़का सा लगा रहता है खो जाने का। एक तरफ महंगाई से तंग अफराद का खुदकुशियाँ करना, तो दूसरी तरफ चोर डाकुओं की लूटमार, और फिर नामालूम क़ुव्वतों ने टारगेट किलिंग का स्विच ऑन कर दिया। गुज़िश्ता शब यासीनाबाद चाय के होटल पे नौजवान को टारगेट किलर ने इंतहाई करीब से गोली मार कर कत्ल कर दिया। मकतूल नॉर्थ कराची सर सैयद का रहने वाला था। बताया जाता है कि मकतूल गाड़ियों का कारोबार करता था, किसी से 37 लाख लेने थे। रकम का तनाज़ा चल रहा था। जालिम शख्स ने रकम तो वापस ना की, बल्कि एक माँ का कलेजा छलनी कर दिया। नाजरीन, जहाँ ये एक दुख भरी बात है कि एक नौजवान को सरेआम कत्ल कर दिया गया, वहीं सीसीटीवी फुटेज में देख कर मेरा दिल लहू लहू हो गया कि एक साथ बैठे दोस्त बजाय इस नौजवान को हस्पताल पहुंचाने के, तमाशाई अतराफ़ में जमा होने वाले अफराद बजाय ज़िंदगी बचाने की कोशिश करने के मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। हम किस दौर से गुज़र रहे हैं जहां इंसानी ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं। ये कैसी रीत परवान चढ़ रही है कि ज़िंदगी बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहो। क्या हो गया है मेरे शहर वालों को? ऐसे वाक़यात हमें मुल्क के दूसरे इलाक़ों में देखने को मिलते थे, अब ये सब कुछ कराची में हो रहा है। सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ उन क़ुव्वतों से जिन्होंने 19 जून 1992 और 2013 में मुसलसल टारगेट किलिंग, चोर डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्लीन अप करने का अज़्म किया था। मेरा सवाल है, 3-3 तनख्वाहों, टीए, फ्री रिहाइश, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली और अपने बच्चों की फ्री तालीम लेने वालों, उन सब के बाद भी कराची के जवानों के खून से ही प्यास बुझती है आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या कभी आपके मन की आग ठंडी होगी या सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? नाज़रीन, एक शहर कराची में दो सियासी जमातों के साथ होने वाला दो मुख्तलिफ रवैया, दो मुख्तलिफ सलूक हमने आपके सामने बयान किया, तमाम दलाइल और हक़ाइक़ पे मबनी, और कराची में होने वाली टारगेट किलिंग और उसमें होने वाली बेहिसी के हवाले से। नाज़रीन, समझ नहीं आता कि कराची वाले भी मुल्क के दीगर लोगों की तरह बेहिसी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, वरना ऐसा होता था कि अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट होता था या किसी को कोई गोली लग जाती थी तो लोग सब कुछ छोड़ के अपनी मदद आपके तहत उस मकतूल को, उस मज़लूम शख्स को अस्पताल लेके भागा करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग वीडियो बना रहे होते हैं। बहुत बुरा वक्त है, सिवाय अफसोस करने के हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें। खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।